हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जो कि है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। आपको इसमें भी थियरी याद रखनी पड़ेगी और इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे। तो थियरी जैसे टाइम ऑफ सप्लाई में थियरी थी, आपको पूरे डेट्स याद रखने पड़ेंगे, उसी की बेसिस पे आपको समझाएंगे प्रैक्टिकल। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपको थियरी आएगी, थियरी याद रखनी पड़ेगी और उसी की बेसिस पे आपको समझाएंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, इजी चैप्टर है, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको सेक्शन 15 में मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 होगा, सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। ओके, तो हम लोग इसमें से सेक्शन 15 में भी 5 सबसेक्शन थे। ठीक है, इसमें से हम लोग सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 देखेंगे। 4 और 5 जो सबसेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो मैं तभी लेके आऊंगा जब अगर मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सेक्शन सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 है हमारे एग्जाम में। अगर हमारे एग्जाम में सबसेक्शन 4 और 5 नहीं है तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं लेके आऊंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि सबसेक्शन 4 और 5 है तो फिर इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 सबसेक्शन देखेंगे सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। ओके, एज पर सेक्शन 15, value of supply means transaction value. ओके, तो वैल्यू का मतलब क्या होगा इस पूरे चैप्टर में? जब भी मैं वैल्यू की बात करूंगा तो उसका मतलब होगा ट्रांजैक्शन। ओके, समझ में आ गया? अब ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस चैप्टर में वैल्यू का मतलब क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड, मतलब पे हो गई है या पेएबल है, उन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझ में आ गया? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में पूरे वैल्यू का मतलब होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू हमेशा याद रखना कि प्राइस या तो पे कर दिया है या तो वो पेएबल है। अब इसके आगे एक और चीज याद रखना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर satisfied। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ये कब एक्सेप्टेड होगी? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब कंडीशन क्या है वो हम लोग पहले समझते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। और सेकेंड कंडीशन है कि जो सप्लायर है एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वैल्यू देख लिया क्या होती है। अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्ट होगी? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दोनों कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन।
प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू। ओके, इसमें प्राइस का मतलब क्या है? जो आप मॉनेटरी वैल्यू दोगे, मतलब आप पैसा दोगे, वो ही उसका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ में आया? कि फॉर एग्जाम्पल आपने सप्लाई किया, ओके, और सामने वाले ने आपको पैसा दिया प्लस एक एक्सचेंज, समझो आप फोन सप्लाई कर रहे हो, ओके, सामने वाले ने आपको पैसा दिया प्लस उसने अपना ओल्ड फोन एक्सचेंज करके दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये 20,000 का फोन है तो उसने आपको मॉनेटरी टर्म्स में 15,000 दिया और 5,000 उसने अपना ओल्ड फोन एक्सचेंज कर दिया। समझ में आ गया? तो इसमें देखो यहाँ पे एक तो आपको प्राइस लग रहा है, ठीक है, और सेकेंडली आप एक नॉन मॉनेटरी आइटम एक्सचेंज कर रहे हो। तो इसमें क्या प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन? नहीं, इसमें क्या हो रहा है, एक प्राइस भी है, इसके साथ साथ नॉन मॉनेटरी आइटम भी है, मॉनेटरी भी है, नॉन मॉनेटरी भी है। हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि हम जो पैसा देंगे वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम होनी चाहिए, रुपया देने चाहिए। हम लोग कुछ भी एक्सचेंज में नहीं देंगे। हम जो प्राइस लेंगे या देंगे वो मॉनेटरी आइटम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, वही सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। समझ में आ गया? और सेकेंड क्या बोल रहा है, जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तभी जाके वो जो वैल्यू मिलेगी उसे हम लोग क्या मानेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझ में आ गया? अगर ऐसा नहीं होगा तो आएगा सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। समझ में आ गया? तो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, मतलब आपकी दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब क्या वैल्यू होगी वो हम देखेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 4, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। लेकिन वो मैं तभी बनाऊंगा अगर एग्जाम में आती होगी तो। समझ में आ गया? अगर नहीं आती होगी तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू कब मानी जाएगी, जब आपकी प्राइस सोल कंसिडरेशन है, मतलब मॉनेटरी आइटम दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, और सेकेंडली क्या है कि आप सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है। समझ में आ गया? अब रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन आपको पता है, पहले ही मैंने बता दिया है, और अगर आपको नहीं पता तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, उसमें आपको दिया हुआ रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग ने सेक्शन 15 देखा, सेक्शन 15 का ये सब क्लॉज 1 था, उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा। इस पूरे चैप्टर में वैल्यू का मतलब होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपने प्राइस पे कर दिया है या आपको पे करना है, किसके लिए, जो आपने गुड्स और सर्विस रिसीव की है। बट हम लोग इसमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो गुड्स और सर्विस जो आपने सप्लाई की है उसका जो मुझे पैसा मिलेगा वो मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाई जाएगी। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्टेड मानी जाएगी, जो वैल्यू आपको मिली है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कब कहलाई जाएगी, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मॉनेटरी आइटम है, मतलब आपको पैसा मिल रहा है, आपको कुछ एक्सचेंज में नहीं मिल रहा है, कुछ नॉन मॉनेटरी नहीं है। ओके, और सेकेंड क्या है कि आप और आपसे जो खरीद रहा है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो दो कंडीशन है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, एंड सेकेंड कंडीशन इज सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर बोथ नॉट रिलेटेड। ओके, तो ये था हमारा सबसेक्शन 1। अभी हम लोग जाएंगे सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 वो क्या बोलते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें कुछ इंक्लूजन्स होंगे और कुछ एक्सक्लूजन्स होंगे। ओके, मतलब समझो आपका बेस प्राइस है 10,000, ठीक है, इसमें कुछ ऐड होगा और इसमें कुछ सब्रैक्ट होगा, उसके बाद में जो वैल्यू निकलेगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, और उस पे आपको जीएसटी पे करना है। समझ में आ गया? तो अभी सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 कुछ इंक्लूजन और कुछ एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं। हमें वो देखना है कि क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। ओके, समझ में आ गया? तो फर्स्ट इंक्लूजन आपको याद रखना है, एनी टैक्स
अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस। ओके, समझ में आ गया? तो एनी टैक्स अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस, मतलब क्या हुआ कि आप कुछ और टैक्स पे कर रहे हो अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कुछ इंपोर्ट करते हो, ठीक है, उस पे आप क्या पे करते हो? कस्टम ड्यूटी। तो वो कस्टम ड्यूटी आपके वैल्यू में ऐड होगी। समझ में आ गया? सेकेंडली आप टोबैको देख लो, टोबैको पे आप क्या क्या टैक्स भरते हो? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स हम लोग ने जब देखा था उसमें क्या था? जीएसटी भी था, कॉम्पनसेशन सेस भी था, सेंट्रल एक्साइज। तो हम लोग ने ये एक और एडिशनल टैक्स भरा है, राइट, अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन। तो ये टोबैको की वैल्यू में ऐड होगा। समझ में आ गया? तो ये टैक्स टोबैको की वैल्यू में ऐड होता है। समझ में आ गया? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपकी प्राइस में फर्स्ट चीज क्या ऐड होगी? आपने कोई टैक्स भरा है अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, सेकेंड इंक्लूजन में आ जाते हैं। एनी चार्जेस इंसिडेंटल और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई। तो सेकेंड इंक्लूजन आप क्या करोगे आपकी वैल्यू पे? एनी चार्जेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि आपका जो सप्लाई हो रहा है उसके साथ साथ कोई चार्जेस लग रहे हैं, वो चार्जेस भी आप ऐड करोगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अच्छा खरीदा तो उसके लिए आप पैकिंग चार्जेस पे कर रहे हो। ओके, तो ये पैकिंग चार्जेस आपके बेस प्राइस में भी ऐड होगी। समझ में आ गया? आपके वैल्यू में भी ऐड होगी। और एग्जाम्पल देख लो, आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हो। समझ में आ गया? तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपकी वैल्यू में ऐड होगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, आप क्या डिजाइनिंग चार्जेस पे कर रहे हो। कुछ चीज आपने डिजाइन करने के लिए दी, ठीक है, तो उस डिजाइनिंग का चार्जेस भी आपके वैल्यू में ऐड होगा। समझ में आ गया? और हम लोग ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये चार्जेस मुझे मिलेंगे, राइट, तो इस चार्जेस को भी मुझे अपने सप्लाई के वैल्यू में ऐड करना है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट हम लोग ने देखा कि एनी टैक्स अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस आपको ऐड करना है वैल्यू में। सेकेंड, आपको देखना है कि कोई चार्जेस है या नहीं। अगर वो चार्जेस है तो आपको उसको ऐड करना है। समझ में आ गया? अब चार्जेस भी उसके इंसिडेंट होने चाहिए, मतलब आपने जो सप्लाई किया है उसके साथ साथ होने चाहिए। पैकिंग है, आपने सप्लाई किया तब आपने पैक करके दिया, तो पैकिंग का चार्जेस आपको ऐड करना है आपकी वैल्यू में। ट्रांसपोर्टेशन किया तो वो आपको चार्जेस ऐड करना है। समझ में आ गया? तो सेकेंड हम लोग ने देखा कि क्या इंक्लूड करना है? एनी चार्जेस इंसिडेंट और एंसिलरी टू दी सप्लाई। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनी थर्ड पार्टी पेमेंट made by the recipient on behalf of the supplier। तो अब थर्ड इंक्लूजन क्या होगा? एनी थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। मतलब क्या हुआ कि जो रेसिपिएंट है, जिसने गुड्स या सर्विसेज खरीदी है या कंज्यूम की है, वो किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। मतलब क्या हुआ कि सप्लायर को ये पेमेंट देना है बट रेसिपिएंट वो पेमेंट दे रहा है। समझ में आ गया? तो एनी थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। तो सप्लायर को ये पेमेंट देना है बट उसके बदले कौन पेमेंट दे रहा है? रेसिपिएंट। तो ये पेमेंट जो दे रहा है ये भी आप किस में ऐड करोगे? आपकी वैल्यू में ऐड करोगे। समझ में आ गया? तो थर्ड पार्टी पेमेंट भी आपको
ऐड करनी है इफ इट इज मेड बाय द रेसिपिएंट। समझ में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, एनी सब्सिडी लिंक टू द सप्लाई। फोर्थ इंक्लूजन क्या होगा कि आपको कोई सब्सिडी मिल रही है आपके सप्लाई में। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, ओके, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 12,50,000, ठीक है, पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी दे रहा है, ओके, तो आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो? 10 लाख, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि जब हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो हमें इस 10 लाख पे 2.5 लाख रुपया ऐड करके हमें टोटल 12,50,000 दिखाना एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझ में आया? तो जो भी सब्सिडी होगी वो हमें हमारे वैल्यू में ऐड करके दिखानी है, हम उसे माइनस नहीं कर सकते। पर इतना याद रखना कि अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी होगी तो आप उसको वैल्यू में कंसीडर नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो अगर ये सब्सिडी मतलब क्या हुआ, एनी सब्सिडी मतलब में क्या हो गया, ये सब्सिडी कौन दे रहा है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है तो वो वैल्यू में आप इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से सब्सिडी मिली है तो आप उसको वैल्यू में इंक्लूड करोगे। फिफ्थ इंक्लूजन में जाते हैं, interest on delayed payment of consideration for a taxable supply। interest on delayed payment on a taxable supply। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्यों इंटरेस्ट मिल रहा है? कि सामने वाले ने डिले पेमेंट की है। समझ में आ गया? तो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी आपके वैल्यू में ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे इंक्लूजन खत्म होते हैं। 5 इंक्लूजन है, आपकी वैल्यू में आपको क्या क्या ऐड करना है। फर्स्ट है, आपने एनी टैक्स अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन वो आपको ऐड करना। समझ में आ गया? सेकेंड क्या है? एनी चार्जेस इंसिडेंटल और एंसेलरी टू द सप्लाई, मतलब पैकिंग चार्जेस हो गया या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, ये आपको आपकी वैल्यू में ऐड करना है। थर्ड क्या है? एनी थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लाई, कि हमारे रेसिपिएंट ने हमारे बदले पेमेंट किया है किसी थर्ड पार्टी को, तो वो जो पेमेंट किया है वो भी हमें हमारे वैल्यू में ऐड करना है। समझ में आ गया? फोर्थ क्या है? एनी सब्सिडी लिंक्ड टू द सप्लाई। अब इस एनी में क्या आएगा? अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से सब्सिडी आ रही है तो आप उसको वैल्यू में ऐड करोगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है तो उसको वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? और फिफ्थ है कि आपने इंटरेस्ट लिया है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सामने वाली पार्टी ने, रिसिपिएंट ने हमें डिले पेमेंट किया है, उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट लिया है वो इंटरेस्ट भी आपको वैल्यू में ऐड करना। समझ में आ गया? तो ये हमारा 5 इंक्लूजन्स थे, ये आपके सब सेक्शन 2 में आता है, ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। अभी इसमें एक्सक्लूड क्या होगा? इस वैल्यू के अंदर हमने देख लिया कि ऐड क्या होगा, हमें देखना अभी इसके अंदर माइनस क्या करना है। ओके, पहला तो हम लोग ने देख लिया कि गवर्नमेंट सब्सिडी अगर हमें मिली है तो उसे वैल्यू में ऐड नहीं करना। समझ में आ गया? उसे हमें एक्सक्लूड करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सक्लूजन नंबर 2, प्री सप्लाई डिस्काउंट शोन ऑन द इनवॉइस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सप्लाई के टाइम पे कुछ डिस्काउंट दिया। समझ में आ गया? तो वो डिस्काउंट भी आप एज अ डिडक्शन या एक्सक्लूजन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो उसको आपको प्राइस से, आपकी वैल्यू से माइनस करना। तो क्या है? प्री सप्लाई डिस्काउंट।
मतलब सप्लाई के पहले आपने डिस्काउंट दिया है तो उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। known at the time of supply and ITC is reduced by the recipient। ओके, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज हो सकते हो बट इजी पॉइंट है, तो हम लोग अभी देखते हो क्या मतलब हुआ इसका। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, मतलब क्या हुआ कि आपने सप्लाई कर लिया, सप्लाई होने के बाद में आप डिस्काउंट दे रहे हो। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा। ओके, समझ में आ गया। अब 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के वो सामने वाले रेसिपिएंट ने खरीद लिया, उसने आपको 1 लाख रुपया दे दिया। ओके, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें कुछ तो डिफेक्ट आया, छोटा मोटा डिफेक्ट आया, और रेसिपिएंट ने बोला मुझे वापस चाहिए मेरा पैसा। तो आप क्या बोलते हो कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स रखो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा अगर तुम ये डिफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स रखोगे। समझ में आ गया। तो ये डिस्काउंट कब आया, ये डिस्काउंट कब आया, सप्लाई होने के बाद में, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, राइट। ये पहले नोन एट द टाइम ऑफ द इनवॉइस नहीं था, ये आपने इसमें 1,10,000 की वैल्यू होके 10,000 रुपया माइनस करके फिर 1 लाख रुपया नहीं था, ये 1 लाख रुपया आपकी सप्लाई वैल्यू थी, राइट। समझ में आ गया। ये सप्लाई के बाद, सप्लाई खत्म होने के बाद में आपने बोला है कि मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, डिस्काउंट है, ओके, आप दे रहे हो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब सप्लाई होने के बाद में आप डिस्काउंट दे रहे हो। प्री सप्लाई हम लोग ने देख लिया कि अगर प्री सप्लाई डिस्काउंट होगा तो वो तो इनवॉइस में शो होना चाहिए, तो अभी हमें वो एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के बारे में क्या है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इधर क्या आएगा, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, मतलब क्या हुआ कि आपने डिस्काउंट दिया, ओके, पोस्ट सप्लाई मतलब सप्लाई होने की बाद में। ये चीज अगर पहले मालूम थी, ओके, तो आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा, पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आईटीसी शुड बी रिड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अभी एग्जांपल में हम लोग ने देखा कि 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स रेसिपिएंट ने खरीदा, राइट। अब इसमें क्या होगा कि ये जब रिटर्न फाइल करेगा तो इसमें 1 लाख रुपए में समझो उसने 10% जीएसटी पे किया, तो उसने 10,000 रुपया जीएसटी पे किया, राइट। तो इस जीएसटी का वो क्या लेगा, क्लेम लेगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी लेगा। समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिला इसको 10,000 रुपया, राइट। अभी हमने देखा थोड़ा डिफेक्ट आ गया था, तो सप्लायर ने बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपया कम करके दे देता हूं, लेकिन तुम ये मेरे को वापस रिटर्न मत करो, ठीक है। तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, जो इलेक्ट्रॉनिक की थी उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 90,000, ठीक है। पर जो रेसिपिएंट है उसने आईटीसी कितने पे लिया है, 1 लाख रुपए पे। इस 90,000 में एक्चुअल जीएसटी कितना होगा जो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, 9,000 का, पर उसने क्लेम कितना किया है, 10,000 का। तो जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है इसे उसे रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा,
तब जाके ही आप ये 10,000 का डिस्काउंट एज अ डिडक्शन ले पाओगे। समझ में आ गया? तो ये वापस से मैं समझाता हूं। डिस्काउंट है, ओके, वो पोस्ट सप्लाई है। प्री सप्लाई का तो हम लोग ने देख लिया, इजी था कि अगर आपको पहले सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट मिल गया तो वो सिर्फ इनवॉइस में दिखना चाहिए। अगर इनवॉइस में दिखा है तो आपको वैल्यू में डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब पोस्ट सप्लाई मतलब सप्लाई होने के बाद में, सप्लाई होने के बाद में अगर आपको डिस्काउंट मिला, अगर वो टाइम एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता था, और एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता था कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ओके, तब वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? कंडीशन क्या है कि वो आईटीसी रेसिपिएंट रिवर्स करना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने पूरा एग्जांपल देखा। तो डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग ने समझ, डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ओके। अब हम लोग ने ये एग्जांपल देखा, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये जो डिस्काउंट था वो सप्लाई के टाइम पे मालूम था या नहीं मालूम था? जो इसने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा रेसिपिएंट ने 1,00,000 रुपए का, इस टाइम क्या रेसिपिएंट को पता था कि उसको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं पता था, राइट। जब डिफेक्ट आया तो रेसिपिएंट ने बोला कि मुझे रिटर्न दो, तो सप्लायर ने क्या बोला कि तुम डिस्काउंट ले लो। कब बोला उसने? सप्लाई होने के बाद में बोला, ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्या सप्लाई के टाइम पे पता था? नहीं पता था। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसका क्या होगा? आपको इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं कर, नथिंग टू बी डन। समझ में आ गया? तो मतलब क्या हुआ कि 1,00,000 रुपए का आपने वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बेची, ठीक है, रेसिपिएंट को, ओके। 1,00,000 रुपया उसने आपको पे किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप उसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो, ओके। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपने दिया 10,000, लेकिन ये नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये डिस्काउंट के बारे में सप्लाई के टाइम पे पता नहीं था, ठीक है। तो आप एक्चुअल में जीएसटी किस वैल्यू पे करोगे? 1,00,000 रुपए पे ही पे करोगे। ये जो 90,000 की वैल्यू आपने डिस्काउंट के बाद दी है, उस पे आप जीएसटी नहीं पे करोगे। आप किस पे करोगे? 1,00,000 पे ही पे करोगे। समझ में आ गया? तो जब नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जो डिस्काउंट होगा, उसको आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप उसको अपनी वैल्यू से माइनस नहीं कर पाओगे। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी पे आपको जीएसटी पे करना है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई के टाइम पे भी पता है कि आपको बाद में इसका डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको वो आगे डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि जो आईटीसी है वो रेसिपिएंट रिवर्स करना चाहिए। समझ में आ गया? अगर रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर दिया तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा एक्सक्लूजन। तो फर्स्ट एक्सक्लूजन हम लोग ने देखा, प्री सप्लाई डिस्काउंट शोन ऑन द इनवॉइस, मतलब डिस्काउंट जब सप्लाई हो रहा था तभी आपको डिस्काउंट मिल गया, वो सिर्फ इनवॉइस में दिखना चाहिए, तो आपको वो वैल्यू से डिडक्शन मिल जाएगी, ओके। सेकेंड हम लोग ने देखा गवर्नमेंट सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है तो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब आप वैल्यू से उसको माइनस कर सकते हो, ओके। और थर्ड हम लोग ने देखा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है और आईटीसी रिड्यूस कर दी है, रिवर्स कर दी है रेसिपिएंट ने, तो वो जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है आप वैल्यू से माइनस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो आपका वैल्यू आप डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वैल्यू से आप ये डिस्काउंट डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते। सो इस तरीके से हम लोग ने 3 पार्ट देखे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। फर्स्ट था ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में, ओके। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या याद रखना है? एक, वो प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन होनी चाहिए। सेकेंड, रेसिपिएंट एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड, ओके। समझ में आ गया? तो ये 2 कंडीशन होगी तो आपकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर ये 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन नहीं है तो आप किस सेक्शन पे जाओगे? सब सेक्शन 4
सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 15 सब सेक्शन 5। इसका मैं अगले बार वीडियो बनाऊंगा, अगर एग्जाम में आया तो, नहीं आया तो आपको इसके कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेकेंड हम लोग ने देखा सब सेक्शन 2, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, उसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग, इंक्लूजन्स की बात कर रहे थे। ओके, आपके कितने टाइप ऑफ इंक्लूजन्स है, 5 टाइप्स ऑफ इंक्लूजन्स है। ओके, फिर हम लोग ने देखा क्या, थर्ड सबसेक्शन थर्ड में क्या था, एक्सक्लूजन। फर्स्ट एक्सक्लूजन क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिली है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते। सेकेंड क्या था, फ्री सप्लाई डिस्काउंट, राइट, नोन एट शोन इन दी इनवॉइस। ओके, थर्ड क्या था, थर्ड में याद रखना है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट known at the time of supply and ITC is reduced by the recipient। ओके, समझ में आ गया। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का कंडीशन क्या है, पहली बात तो वो नोन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि वो आपको पता है कि हाँ डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड, आईटीसी रिड्यूस करना चाहिए रिसिपिएंट, तभी जाके वो डिस्काउंट आपको एज अ एक्सक्लूजन मिलेगा। नहीं हुआ ऐसा, ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो वो डिस्काउंट आप एज अ एक्सक्लूजन डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म होता है। ओके, अभी हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपका भी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 27। ओके, तो देखो, मिस्टर कृतिका परचेज अ कार वर्थ ₹5 लाख प्लस जीएसटी 5% फ्रॉम मिस्टर अमोल। ओके, मिस्टर अमोल also received ₹40,000 towards car accessories which were not included in the price. A discount of 50,000 was given by Mr. Amol to Mr. Kritika at the time of sale. Mr. Amol hired Mr. Kiran for delivering the car to Mrs. Kritika. An amount of 20,000 was paid by Mrs. Kritika to Mr. Kiran। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो आपका बेसिक प्राइस ऑफ कार क्या है, 5 लाख। ओके, इसमें प्लस 5% जीएसटी आपको ऐड नहीं करना है, समझ में आ गया। अब देखो, जीएसटी का भी मैं आपको बताऊंगा इस सम के बाद में कि आपको क्या करना है। फ्रॉम मिस्टर अमोल, ओके, तो 5 लाख आपका बेसिक प्राइस है। मिस्टर अमोल ऑल्सो रिसीव 40,000 टुवर्ड्स कार एक्सेसरीज विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो जो कार एक्सेसरीज आपने पे किए वो क्या होगा, इंक्लूजन्स के सेकेंड पॉइंट में आएगा, क्या था, इंसिडेंटल टू द सप्लाई। तो जो कार है उसकी एक्सेसरीज होगी तो इंसिडेंटल टू सप्लाई है, राइट, तो 40,000 आपका क्या होगा, ऐड होगा, सही। A discount of 15,000 was given by Mr. Amol to Mr. at the time of sale of car। तो डिस्काउंट कब दिया है, प्री सप्लाई डिस्काउंट है, क्यों, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पे ही दे दिया, तो ये डिस्काउंट आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा, समझ में आ गया। तो आपको ये 15,000 माइनस करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, Mr. Amol hired Mr. Kiran delivering the car to Mrs. An amount of 20,000 was paid by Mrs. Kritika to Mr. Kiran। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है, मिस्टर किरण, ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। तो मिस्टर अमोल को ही 20,000 रुपया देना चाहिए, राइट, क्यों, क्योंकि वो कार बेच रहा है तो उसको ही ट्रांसपोर्ट करके देना पड़ेगा ना अपने रिसिपिएंट के घर पे। तो लेकिन कौन पे कर रहा है, कृतिका पे कर रही, कौन है ये, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट किसको पे कर रही है, थर्ड पार्टी को। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया इंक्लूजन का। तो इंक्लूजन का थर्ड पॉइंट है तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। तो अब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000, ठीक है, माइनस 15,000। तो 5 लाख प्लस 60,000 माइनस 15,000, तो आपकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5,45,000। इस पे आपको जीएसटी लगेगा। ओके, समझ में आ गया। सो अब हम लोग सम देखेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल तो हम लोग ने देख लिया। ओके, अभी हम लोग को सम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से हमें अप्रोच रखना है
वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि आप सम जब सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सम कैसे होगा कि आपको प्राइस दी है, ठीक है, उसके साथ आपको इंक्लूजन वाले पॉइंट अलग दिए है, एक्सक्लूजन वाले पॉइंट अलग दिए, ठीक है। मतलब आपको जैसे अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 27 किया, जिसमें एक प्राइस दी थी, इंक्लूजन अलग दिए थे, एक्सक्लूजन अलग लिए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्राइस लेनी है, उसके अंदर इंक्लूजन ऐड करने हैं, माइनस एक्सक्लूजन करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पर एक और पॉइंट याद रखना कि जो आपकी गवर्नमेंट सब्सिडी है, ओके, ये आपको क्या मिलेगी, एक्सक्लूजन में मिलेगी, राइट। लेकिन इतना याद रखना, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट कंसिडर्ड लिखा है वर्ड, ओके, नॉट कंसिडर लिखा है, तो ही आप उसको एक्सक्लूड करोगे, ओके, समझ में आ गया क्या लिखा है, नॉट कंसिडर्ड लिखा है तो ही आप इसको एक्सक्लूड करोगे, समझ में आ गया। अगर कंसिडर्ड लिखा है, ओके, अगर कंसिडर्ड लिखा है तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं करोगे, मतलब वो इस प्राइस में से एक्सक्लूड होके आएगी, समझ में आ गया। अगर कंसिडर्ड लिखा है तो आप प्राइस में कुछ बदलाव नहीं करोगे, उस चीज को छोड़ दोगे, गवर्नमेंट सब्सिडी को आप इग्नोर मारोगे, ओके। लेकिन अगर नॉट कंसिडर्ड है तो आप उसको प्राइस में से माइनस करोगे, ओके। और अगर कुछ भी नहीं दिया है कि गवर्नमेंट सब्सिडी कंसिडर्ड है, नॉट कंसिडर्ड है, तो आपको अज्यूम करना है कि वो कंसिडर्ड है, ओके। तो आप उस चीज को इग्नोर मारोगे। तो गवर्नमेंट सब्सिडी के पॉइंट समझे। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट कंसिडर्ड क्वेश्चन में लिख के दिया तो आप उसको प्राइस में से माइनस करो, कंसिडर्ड लिख के दिया है तो आप उसको प्राइस में से कुछ नहीं करोगे, इसको इग्नोर मारोगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, तो आप उसको इग्नोर मारोगे एज कंसिडरिंग कि इसको कंसिडर कर दिया, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सम होंगे, आपको जब प्राइस अलग से दी होगी, इंक्लूजन अलग से दिए होंगे, एक्सक्लूजन अलग से दिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा कि आपको जो प्राइस है वो इंक्लूसिव प्राइस दी है, ठीक है। इंक्लूसिव प्राइस मतलब क्या, आपको एक अमाउंट दे दिया है, ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि प्राइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, प्राइस इंक्लूड्स द थर्ड पार्टी पेमेंट, प्राइस इंक्लूड्स डिस्काउंट, ये सब आपको दे दिया, ठीक है। आपको एक प्राइस दिया और नीचे आपको दिया है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओके। तब आपको क्या करना है कि आपको पहले एक्सक्लूजन सब माइनस करनी है उस प्राइस से, ठीक है। आप फर्स्ट क्या प्राइस क्या करोगे, उस प्राइस में से एक्सक्लूजन माइनस करोगे, फिर उसमें से जीएसटी माइनस करोगे, ओके। उसके बाद में आप आओगे आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू, समझ में आ गया। तो आपको क्या याद रखना, अगर आपको प्राइस इंक्लूसिव दे के रखी है, समझो आपको दिया है कि 9 लाख रुपीज आपने पे किया है मशीनरी के लिए, ठीक है, और फिर नीचे दिया है कि प्राइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, प्राइस इंक्लूड्स थर्ड पार्टी पेमेंट, प्राइस इंक्लूड्स एंसेलरी पेमेंट, ancillary charges, price includes discount paid made at the time of supply, ओके। तब आपको याद रखना है, पहले तो आपको जो आपका एक्सक्लूजन है वो माइनस करोगे इस प्राइस में से, फॉर एग्जांपल 15,000 आपका डिस्काउंट है तो ये माइनस करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या माइनस करोगे, जीएसटी माइनस करोगे। तो आपको जीएसटी भी ऐसे देके रखा है कि इसके अंदर आपने जीएसटी भी निकाल के रखी है, ठीक है। तो आप ये सब चीज इसके अंदर माइनस करोगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो दो तरीके के सम आएंगे, एक होगा जिसमें आपको ये दिया हुआ है ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस एक्सक्लूजन और इंक्लूजन अलग अलग दिए हुए, आप इंक्लूजन ऐड करोगे, एक्सक्लूजन डिडक्ट करोगे, और आप क्या कहां पर आओगे, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, ठीक है। और जब आपको इंक्लूसिव प्राइस दिया, मतलब पूरा टोटल दे के रखा है, तो उसमें से पहले आप एक्सक्लूजन माइनस करोगे, जीएसटी माइनस करोगे, उसके बाद में आप आ जाओगे ट्रांजैक्शन, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको दो सम दिया रहेगा, पर याद रखना गवर्नमेंट सब्सिडी जैसे मैंने बता दिया कि अगर नॉट कंसिडर्ड दिया है तो आपको उसको प्राइस में से माइनस करना है, लेकिन अगर कंसिडर दिया है तो उसको इग्नोर करना है, और अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब एक और चीज याद रखो, अगर जो प्राइवेट सब्सिडी है, ठीक है, प्राइवेट सब्सिडी में भी तीन पार्ट आएंगे ना, कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड एंड नथिंग इज गिवन, ओके।
अगर कंसीडर हो गया, ठीक है, तो उसको वापस से ऐड करो। नॉट कंसीडर्ड है तो आप उसको इग्नोर करो। एंड अगर नथिंग इज गिवन है तो आप ये समझोगे कि कंसीडर्ड है और उसको फिर से ऐड बैक करोगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी थी तो नॉट कंसीडर हुआ तो आप उसको माइनस करते थे, बाकी को इग्नोर करते थे, ठीक है। पर प्राइवेट सब्सिडी में इतना याद रखना, अगर कंसीडर दिया हुआ है तो आप उसको ऐड बैक करोगे, नॉट कंसीडर दिया है तो आप इग्नोर करोगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप फिर से प्राइवेट सब्सिडी को ऐड करोगे। तो अभी हम लोग देखते हो इंक्लूसिव वाला एग्जांपल, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 28। मिस्टर प्रतीक सोल्ड मशीनरी ऑफ 6,72,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देखो यहाँ पे आ गया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% टू मिस्टर आकाश। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 10,000 वर चार्ज सेपरेटली। A subsidy of 75,000 from Association of Trading और 50,000 from Maharashtra was received। ठीक है, इसमें आपको नहीं दिया कि कंसीडर्ड है कि नहीं कंसीडर्ड, ठीक है। तो अगर कंसीडर्ड है और नहीं कंसीडर्ड आपको नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, वो सब्सिडी ऐड बैक करनी है, ठीक है। फर्दर मिस्टर प्रतीक चार्ज इंटरेस्ट 7,500 फॉर डिले in payment of by Mr. Akash. Okay, calculate the value of supply as per section 15 of CGST Act 2017. ओके, तो प्राइस ऑफ मशीनरी आपको दे दिए। ओके, इसमें आपको पहले क्या माइनस करना है, एक्सक्लूजन्स माइनस करने हैं। ओके, तो एक्सक्लूजन्स क्या है, एक्सक्लूजन्स क्या है, इसमें से डिस्काउंट को एक्सक्लूजन नहीं है, पर कौन सा एक्सक्लूजन है आपका, जीएसटी एक्सक्लूजन है, ठीक है। तो जीएसटी कैसे फाइंड आउट करोगे, 6,72,000 is inclusive of GST. Okay, 6,72,000 is inclusive of GST। आपको एक्सक्लूडेड चाहिए, मतलब ये जीएसटी आपको माइनस करना है, ठीक है। तो इंक्लूसिव मतलब क्या, समझो 100 रुपए की आपकी वैल्यू है, ओके, उस पे आपने 12% जीएसटी दिया, तो 112 रुपया आपने एक्चुअल में दिया, ठीक है। तो ये 6,72,000 कितना मतलब हुआ कि आपने 112 रुपया दिया, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, राइट। तो 6,72,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 6,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 112, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6,72,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 112, तो आपको जीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम किया, 6,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 112, तो आपको जीएसटी एक्सक्लूड हो गई। समझ में आ गया? तो आप कैसे लिखोगे, 6,72,000 मेरी वैल्यू है, ओके, उसमें से पहले आप एक्सक्लूजन्स माइनस करो, ठीक है, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स नहीं है। फिर आप करोगे जीएसटी माइनस, जीएसटी आपका कितना आता है, 72,000 आपका जीएसटी आता है, ये माइनस करो, ओके, आपका क्या वैल्यू आ गया, 6 लाख, ठीक है। इसके अंदर आपको जो जो भी इंक्लूजन्स है वो आपको वापस ऐड करना है, ठीक है। तो अभी देखो इंक्लूजन्स, फर्स्ट इंक्लूजन क्या है, मिस्टर आकाश पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 10,000, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया। अ सब्सिडी ऑफ 75,000 फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड अ सब्सिडी ऑफ 50,000 फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज रिसीव्ड। अब देखो सब्सिडी मिली है, ठीक है। फर्स्ट था हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, ओके। अब दो टाइप की सब्सिडी मिली है, एक एसोसिएशन से सब्सिडी मिली है, एक गवर्नमेंट से मिली है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको दिया हुआ नहीं है कि कंसीडर्ड है कि नॉट कंसीडर्ड, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो कंसीडर्ड ही है, ठीक है। तो अगर ये प्राइवेट सब्सिडी अगर कंसीडर्ड है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एड बैक करते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, कंसीडर्ड। और अगर हम लोगों ने कंसीडर माना तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी इसमें से क्या ऐसे ऐड होगा, जो एसोसिएशन ने सब्सिडी दी है वही आपकी ऐड होगी। समझ में आ गया। तो देखो इन लोगों ने क्या ऐड किया, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर, सिर्फ वही ऐड किया, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मारी थी मिली थी वो आपने क्या कर दी, इग्नोर कर दी। समझ में आ गया।
फिर लास्ट में क्या है, मिस्टर प्रतीक चार्ज 7,500 ये आपका फिफ्थ पॉइंट है इंक्लूजन का। डिलेड पेमेंट मतलब इंटरेस्ट जो दिया है वो आपको ऐड करनी है, तो आपका ये निकल गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल देखा जो आपकी प्राइस थी, ठीक है, उसमें आपने इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स माइनस किए। सेकेंड आपने देखा जो इंक्लूसिव प्राइस थे उसमें से पहले आपने एक्सक्लूजन्स माइनस किए, उसके बाद में जो ऐड करना था वो ऐड किया। और हम लोग ने यहाँ पर ये भी देख लिया कि अगर आपको प्राइवेट सब्सिडी दी है और गवर्नमेंट सब्सिडी दी है लेकिन कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या मानेंगे, वो कंसिडर्ड है। कंसिडर मतलब हम उसको प्राइवेट सब्सिडी को ऐड बैक करेंगे लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी को हम लोग इग्नोर करेंगे। समझ में आ गया? तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 29 आप होमवर्क में करना। ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं है। ये वाला सम आपका इंक्लूसिव वाला है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको पहले एक्सक्लूजन्स माइनस करने, ठीक है, उसके बाद में आपको इंक्लूजन्स ऐड करने। ठीक है, और उसके बाद में इसमें पूछा भी है कि आपको जीएसटी निकालना है। ओके, तो आपको इसमें से जीएसटी निकाल के रखना है। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग ने हमारा थर्ड चैप्टर खत्म कर दिया सप्लाई के अंदर। सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बचा है, वो बहुत छोटा चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में। प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा बहुत उसके अंदर और डिटेल्स होगा, तो अगर आप रीड भी मारोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको थोड़े बहुत ऊपर से टेक्स्ट बुक में समझा दूंगा, अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई मैं नहीं करूंगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।